रिवीजन कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 9 है ना, लेक्चर नंबर 9। तो यहाँ सबसे पहले कैलकुलेशन का जो छोटा छोटा टिप्स थे उसको डिस्कस करते हैं, एक एक बनाएंगे। जैसे कल जो किए थे छोटा छोटा, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कैसे होगा। जैसे ये परसेंटेज वाला है ना, जो कल सुबह रात में देखे थे ना। स्क्रीन शेयर नहीं किया ना? स्क्रीन शेयर। ओके वेट, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है ना? तो यहाँ पे जैसे कैलकुलेशन है ना, इसको स्पीड मैथ कहा जाता है इसे, है ना। अदर लैंग्वेज में क्या क्या होता है, लेकिन सबका मेन मतलब है कि कैलकुलेशन को फास्ट करना, है ना, स्पीड मैथ। अब इसके लिए तो नॉर्मल स्क्वायर क्यूब सब जानते ही हैं ना। स्क्वायर निकालने का तरीका देखे थे, क्यूब कैसे निकालता है वो भी देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये होता है क्या ना, स्क्वायर, स्पीड मैथ, ये सब तो हम लोग याद कर चुके हैं। कल देखे थे कि जैसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, CI 2 साल का निकालना है, या 2 बार कोई भी चीज़ हो सकता है, 3 बार अगर निकालना है ना, 4 तो बहुत कम ही पूछता है, ठीक है। तो 2 साल का और 1 साल का तो सिंपल रहता है, जितना परसेंटेज रहेगा उतना ही, है ना, CI ऑफ 1 ईयर। तो इसमें फॉर्मूला सिंपल होता है R। इसमें क्या था, 2R डैश डैश R स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या होता है 3R स्क्वायर डैश R क्यूब, और सब में क्या लेना है, 2 ही डिजिट लेना है। जैसे हम यहाँ पे फिर से वैसे ही करते हैं, जैसे यहाँ पे 5% का निकालना चाहते हैं ना, 5% का, तो यहाँ पे डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25 हो गया। और यहाँ पे अगर हम निकाले तो 5 तिया 15, फिर के 5 का स्क्वायर 25 तिया 75, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे बाउंड्री थोड़ा डाल करके 5 का क्यूब करेंगे तो 125। तो यहाँ पे 2 ही संख्या लिखना है, 125 में इतना लिखना है। अब इसको ऐड कर दो तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 5 2 6 7 15, तो ये हाँ 1576। तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या याद रख सकते हैं, 16% अप्रोक्स, है ना। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम यहाँ इसी को 10% का निकालें तो 10% का तो 1 साल का 10% हो गया, है ना। 2 साल का क्या होगा, 10 10 10 2 गुना 20, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100। तो 2 ही यहाँ पे 2 100 रखे ना, 2 ही यहाँ पे डैश डैश का मतलब है 2 ही यहाँ पे रखना है, 2 ही डिजिट तक। बाद बाकी नीचे ऐड करोगे तो 21 आ गया, यानी कि हमारा 21 हो जाएगा, ठीक है। वही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30.300। तो 300 में हम लोग डबल जीरो रखेंगे, 3 इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर इसका R 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, है ना। तो 1000 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 और इधर 10 को इधर ले आएंगे, 1000 हुआ ना पूरा, ये 1000 हो गया इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 3 3 1, ठीक है। यानी कि 1033.1, ठीक है। ये तो था पहला कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, ठीक है। इसके बाद कल देखे थे कुछ मैथ था, जैसे यहाँ पे हमारे पास है -946, है ना, प्लस 729 प्लस 376 -243, है ना, प्लस 576 ले लेते हैं, 26 छोटा संख्या लेते हैं ताकि कैलकुलेशन देखो कैसा होगा। अब इस तरह के कैलकुलेशन को करने के लिए हम लोग को जैसे सिखाया जाता है कि पहले माइनस माइनस को एक जगह जोड़ो, प्लस प्लस को एक जगह ऐड करो, लेकिन वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट प्लस माइनस आता है, -9 और +7 कितना हो गया, -2, -2 प्लस 3 कितना हो गया, +1, +1 -2 कितना हो गया, -1, -1 प्लस 5 कितना हो गया, +4। यानी कि हमारे पास आगे फर्स्ट
पहला जो डिजिट है उसको कह करके हमारा कितना है, +4 आ गया। ठीक है, इसको इस तरीके से रखेंगे। अब सेकंड फिर से वैसे देखेंगे, 4 -4 2, तो -2, -2 हुआ ना यहाँ पे, इसको -2, फिर -2 और ये +5 हो गया, +5 तो यहाँ +1 हो गया, +1 और ये +1 तो +2 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यानी कि 2। अब लास्ट एक बचा हुआ आंसर सामने देखो, -6 है ना, इसको देखना, -6 हो गया। ठीक है, और ये -6 +9 यानी कि यहाँ पे आ गया -3, अब +3 है ना, +3 और यहाँ पे हो जाएगा +9 है ना, +9 और ये -3 तो यहाँ पे हो गया -6 और +6 ना, +6 फिर +6 और ये +3 +9, हाँ तो डायरेक्ट आंसर हो गया ये हमारा आंसर। अब इसको रीचेक करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैलकुलेटर, है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे कैलकुलेटर में कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है माइनस कितना है 946, ठीक है, फिर प्लस 729, फिर प्लस 376, फिर -243 प्लस 513। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। मैच किया, ठीक है। तो इसी तरीके से और एक करते हैं फिर से, है ना। ये हमारा है 3 -949 -246 प्लस 723। जरूरी नहीं प्लस में हो, माइनस में भी तो आंसर आ सकता है ना। अच्छा, उसको रीचेक करेंगे बाद में, पहले एक माइनस प्लस वाला इसको सीख लेते हैं। चलो इसको बनाओ, है ना। तो कैसे करेंगे, ये प्लस में है ना, कितना हो जाएगा, पहला -5 -7, ये तो हो गया 0, ये हो गया 2 आ गया। अगला देखते हैं, ये 7 और ये -4 +3, यहाँ पे -1, यहाँ पे हो जाएगा इसके साथ +1 और ये हो जाएगा हमारा +5। ठीक है, अब अगला, एक मिनट, अगला यहाँ पे हमारा क्या है 3, ये -6 -12 +9 -9 और ये -2, तो ये -2। अब यहाँ देखो, यहाँ से एक कैरी जाएगा ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 में 2 तो 8, यहाँ बचेगा 4, ये 2। ठीक है, फिर से रीचेक करते हैं क्या क्या है, बोलते जाओ, क्लियर करते हैं इसको। 473 -949 -246 है ना, प्लस 723, ठीक है, प्लस 247, तो ये आ गया हमारा इक्वल टू माइनस, कुछ माइनस किए 247, एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्या किए थे, देखो 7 2 9 4 13, ठीक है, देखो कुछ वैल्यू छूटा है, कितना है 473 माइनस 949 माइनस 246 उसके बाद फिर प्लस 723 प्लस 247 247 इक्वल टू 248 है ना, समझ गए। सिंगल डिजिट कैलकुलेशन जैसे 6 है ना, इसको 8 9 4 6 से करना, तो इसको डायरेक्ट करते हैं, 6 8 48
है ना, 6 9 54, 6 चौके 24 और 6 6 36, है ना। 6 बैलेंस करना है, बाउंड्री के सामने वाले को जोड़ोगे, 7, ये हो गया 6, ये हो गया हमारा 8 5 13, 13 का 3, हाथ में 1, ये 5, आंसर। ठीक है। डबल डिजिट वाला में 4 6 8 9, इसको ऐसे करते हैं, 8 चौके 32, ठीक है, और 9 छक 54, और ये 9 चौके 36 और 8 छक 48, तो ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 7 1 8 84, तो ये हो गया हमारा 9। बैलेंस करते हैं, है ना, ये 10 तो 0, हाथ में 1 4, इतना हो गया। वैसे ही ट्रिपल डिजिट वाला करेंगे, 7 6 3 4 2 9, वैसे ही इसमें कितना रहता है घर, 1 2 3 और यहाँ पे 4, 7 4 जा 28, 9 3 जा 27, है ना। तो 7 दूनी 14 और ये 6 चौके 24, कितना हो गया 38। फिर इसको करेंगे यहाँ पे, तो 9 छक 54 और ये 3 दूनी 6, यानी कि 60, ठीक है। अब तीनों को क्रॉस करेंगे कोना कोना, 7 9 63, ये 4 तिया 12 और ये 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये हो गया 7, ये हो गया 8 87, यानी कि 3 डिजिट को 3 डिजिट से जब मल्टीप्लाई करना हो तो ये आसान सा तरीका, इसमें तो केवल बैलेंस करना है। 2 इसको करेंगे, 13 कैरी 1 यहाँ पे, 8 8 16 17, हाथ में 1 यहाँ पे, 12 हाथ में 1 यहाँ पे 3, ठीक है। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई सही है कि नहीं है। तो हम किए थे 763 को गुना किए थे 429 से, 429 दैट इज इक्वल टू, है कि नहीं, 327 227, है ना, 327 है ना, यूनिक नंबर आ गया। समझे। ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम लोग 3 डिजिट का हो गया ना, अब स्क्वायर तो निकालना नहीं, अगला क्लास में देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या है, कितना नंबर तक किए थे, 7, एट नंबर, है ना, ठीक है। आर्टिकल ये तो हो गया था, हाँ, हेलो। राइबोसोम किससे बने होते हैं, है ना, प्रोटीन एंड आरएनए। प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। हाँ, राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं, तो हम बताए थे, एक ये हमारा सेल होता है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमेटिन जाल होता है, जो सेल डिवीजन के समय क्या होता है, तुम्हारा क्रोमोसोम में बदल जाता है, इस तरीके से रहता है। और इसमें एक गोल सा ये रहता है, जिसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, इसमें हमारा राइबोसोम बनता है, ठीक है। तो राइबोसोम बनता है इस तरीके से। बाहर में हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, ठीक है। तो जिसमें यहाँ से राइबोसोम बना, तो यहाँ से बाहर आएगा इस तरीके से, तो जहाँ पे चिपक जाता है ये कहलाता है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये हमारा हो जाता है जिसमें स्मूथ रहता है, ये हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये 2 चीज हो गया। अब यहाँ पे देखो,
न्यूक्लियोलस में बनता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब आता है तो इसका रफ जो रहता है, क्वेश्चन आ सकता है कि राइबोसोम जो है हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, ड्यू टू यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, जॉर्ज ई पेलाडे। ठीक है, और स्मूथ अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बोले तो उसमें क्या संश्लेषण होता है, जैसे इसमें जाने कि राइबोसोम में हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, यानी कि रफ वाला में हमारा क्या रहेगा, रफ वाला में प्रोटीन ही ना है, रफ एंडोप्लाज्मिक में क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो स्मूथ वाला में क्या है, वसा एंड लिपिड, वसा और लिपिड रहता है। ये किस में मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में। डिटॉक्सिफिकेशन बताए थे, है ना, कोई भी अपशिष्ट पदार्थ जो खाना हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, डिटॉक्सिफाई करना, साफ करना, है ना। तो वही यकृत में यानी कि हमारा जो लीवर है उसमें वसा डिटॉक्सिफिकेशन, वसा का संग्रह करने और डिटॉक्सिफिकेशन को संग्रह करने में, मतलब वसा डिटॉक्सिफिकेशन। जैसे तुम लोग का यकृत में क्या रहता है, पीत रहता है ना, हरा कलर का थैली, है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर कहा जाता है जिसमें हमारा क्या स्टोर होता है, और ये एक एंजाइम पाया जाता है हमारा किसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, P450, है ना। डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है, ये डीऑक्सी शुगर से बना होता है। आरएनए में क्या रहता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये बेस पेयर थायमिन यूरेसिल, है ना, और डबल स्ट्रेंडेड, है ना, डबल स्ट्रेंडेड, ये मतलब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है ना। इसका खोज कौन किया था, इस तरीके से रहता है डीएनए में, तो इसकी खोज की थी वॉटसन एंड क्रिक ने, वॉटसन एंड क्रिक। हाँ, और जो बेस पेयर रहता है उसका क्या नाम है डीएनए में, ये एटीजीसी, है ना, एडिनाइन थाइमाइन गुआमाइन साइटोसाइन। ठीक है, आरएनए कितना तरह का होता है, 3 तरह का। आरएनए राइबोसोम का मुख्य उत्पादन, आर मतलब राइबोसोम, आरएनए, है ना, ऐसा आरएनए जो क्या बनाएगा, राइबोसोम उत्पाद करेगा, उसको बोलेंगे आरएनए। टीआरएनए होता है, टी आकार का होता है इसलिए टीआरएनए बोलते हैं। इसका काम क्या है, टू ब्रिंग द अमीनो एसिड टुगेदर टू फॉर्म एपेटाइड चेन, मतलब टी ऐसे रहता है, एक तरफ जुड़ने के लिए रहता है, ऐसे दूसरा 2 एमिनो एसिड को एक जैसे जोड़ने के लिए ट्रांसक्रिप्शन आरएनए इसको कहा जाता है ना। T4 ये टीआरएनए का काम क्या होता है, एक एमिनो एसिड को दूसरे एमिनो एसिड से जोड़ना। और एमआरएनए, एम से पता ही चल रहा है मैसेंजर आरएनए, यानी कि डीएनए और प्रोटीन प्रोडक्शन के बीच में क्या करता है, मैसेंजर का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, हम अपने जीवन का अधिकांश भाग वायुमंडल की किस परत में व्यतीत करते हैं। तो जैसे अब हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में जानना होगा कि कितना लेयर होता है, जैसे दिख रहा है ये टीआरएनए वाला है ना, ये देखे थे। तो हम लोग का जो अर्थ है, ये देखो दिख रहा है, ये कितने लेयर में है, ये हमारा अर्थ हो गया। और अर्थ जो है ये हमारा, देखो सबसे पहला हमारा होता है जहाँ पे हम रहते हैं उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, यानी कि क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, उसके जस्ट ऊपर हमारा आता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल, समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। ये मीजोस्फियर यानी कि मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल। और थर्मोस्फियर, इसको आयनोस्फियर भी कहते हैं, है ना, आयनोस्फियर। ठीक है, आयन मंडल बोलते हैं ना, आयन मंडल। हाँ ठीक है, आयन मंडल ना होता है, देख लेना ना होता है आयन मंडल। और ये एग्जोस्फियर मतलब बहिर्मंडल। ठीक है, तो जनरली जो सैटेलाइट जो हम लोग का क्या रहता है, आयन थर्मोस्फियर मीजोस्फियर एग्जोस्फियर, जहाँ पे हमारा क्या था आयन होते हैं, है ना। आयन जहाँ पे रहते हैं सैटेलाइट वहीं पे रहता है, वहीं से रिफ्लेक्ट होगा। जैसे इस तरीके से जाता है ना
सेटेलाइट लगा रहता है, इसे छतरी इस तरीके से रहता है, यहाँ से मैसेज जाता है और दूसरे जगह पे यहाँ पे टीवी उवी में पकड़ता है। ठीक है, अभी तो वैसे सिस्टम नहीं है, अभी तो सैटेलाइट सिस्टम चलता है, डायरेक्ट लाइव चलता है ना कोई भी चीज़, तो इसमें वैसा नहीं है। तो आगे है हमारा ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में हम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में ही हमारा क्या होता है, अधिकांश जीवन हम लोग व्यतीत करते हैं। अब तुम तो क्षोभ मंडल से बाहर तो थोड़े ना जाते हैं, वहाँ पे तो ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम ना। यूवी किरण, जॉन वेलमम रीचर ओजोन परत को किस में मापते हैं, इस ओजोन परत को नापने का यूनिट होता है डॉप्सन यूनिट, है ना। हाँ, ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं 16 दिसंबर को। हाँ, वायुमंडल किसको बोलते हैं, गैसों के आवरण को। ठीक है, हाँ, तब एक एक करके पढ़ते। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई का क्या है, एक गैसीय परत है, दिख रहा है ना यहाँ पे, ऐसे गैसीय परत है। हाँ, यही चीज हमारा पृथ्वी को क्या बनाता है, खास बनाता है, बाद बाकी में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, इसको आयन मंडल, बहिर्मंडल, उल्टा हम लोग देखे थे नीचे से ऊपर, है ना। तो वायुमंडल का विकास, 3 अवस्थाएं। पहला, वायुमंडल का विकास कैसे, आदिम प्रारंभिक वातावरण की कमी, पृथ्वी गर्म आंतरिक भाग, जीवन जगत के द्वारा संशोधित, मॉडिफिकेशन बाय द लिविंग वर्ल्ड प्लांट। मतलब पहले क्या था, स्टार्टिंग में प्रारंभिक काल में हमारा वातावरण की कमी थी, लेकिन पृथ्वी का अंदर में कैसा था, जैसे हर चीज़ तो कहीं ना कहीं हमारा बिग बैंग थ्योरी का हिस्सा था। तो पहले हर चीज़, जैसे अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, तो यहाँ से क्या होगा, ये लावा था ना, धीरे धीरे ये भी ठंडा हुआ, ठंडा होता गया, है ना, वाटर का अंश यहाँ पे मौजूद होते गया, है ना। उसके बाद पृथ्वी तो गर्म, पृथ्वी का आंतरिक भाग अभी भी गर्म है। ठीक है, अब उसके ऊपर जीवन जगत, अब यहाँ पे क्या हुआ ना, वाटर प्लांट्स सबसे पहले वाटर में जितने थे जीव वहाँ पे पनपे, फिर धीरे धीरे किधर बढ़े, धरती की तरफ बढ़े, और वही धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होते गए, समय दर समय उनमें चेंजेस आते गए। ठीक है, तो इस तरीके से, तो यहाँ पे देखो कभी भी कोई भी मौसमी घटना है, बारिश होना, गुब्बारा उड़ना, विमान का उड़ना, ये सभी क्षोभ मंडल में होते हैं। लेकिन समताप मंडल में हम लोग का क्या उड़ता है, हाँ, एयरक्राफ्ट उड़ता है समताप मंडल में। हाँ, हेलीकॉप्टर नहीं, वहाँ कैसे चल जाएगा, हेलीकॉप्टर के लिए एयर चाहिए, है ना, हेलीकॉप्टर नहीं, एरोप्लेन, है ना, एरोप्लेन। ठीक है, हेलीकॉप्टर हमारा इस क्षोभ मंडल में ही रहेगा। क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में, बान हाँ, बारिश होना, बिजली कड़कना, ये सभी यही होगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत यही होती है, देखे ना, यहाँ सबसे नीचे वाला, इसकी मोटाई क्या होता है, ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और हमारा भूमध्य रेखा पर 18, औसत हो गया 13 किलोमीटर। ठीक है, ये दोनों को जोड़ोगे तो 26 है ना, 26 का आधा, 13। ट्रोपोस्फियर, ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल को क्या करता है, अलग करता है, ट्रोपोपॉज बोलते हैं, है ना। एक लेयर होता है, जैसे इस बीच में एक लेयर है ना, इसे ये लेयर, इस लेयर का नाम है ट्रोपोपॉज, इस जगह मिलेगा स्ट्रेटोपॉज, है ना, ऐसे। तो वही है, यह क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है। क्षोभ मंडल में क्या क्या है देखो, गैस है 78%, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21%, आर्गन है 0%, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, और हीलियम भी है, उसका कोई परसेंटेज नहीं, बहुत ही कम मात्रा में। तो क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है, हम लोग घटता है, कितना घटेगा, तो 165 मीटर ऊपर जाओगे तो तुम्हारा कितना घटेगा, 1 डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस, हाँ, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग का क्या है, बर्फ जो है देखते हो,
हम लोग का कैसा रहता है पहाड़ में, नीचे में तो देखते हो कुछ नहीं है, हरा भरा रहता है, लेकिन ऊपर में जमता है ना। हम लोग को पहले नहीं सोचते थे कि, पहले सोचते थे कि सन सामने है तो यहाँ कैसे बर्फ रहेगा, है ना, नीचे में नहीं है ऊपर में है। तो ऐसा लगता था कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे टेम्परेचर तो इसको हीट करना चाहिए, लेकिन ये जो सन का हीट है ये पहले धरती पे आकर टकराता है ना। और यहाँ पे हमारा क्या है, जो ऊपर की ओर टेम्परेचर बढ़ता है ऐसे, है ना, तो ऊपर जाकर ठंडा होता है, समझे, ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो बर्फ ऊपर में जमता है ना, ये बर्फ यही चीज़ है। सोचो हम लोग का जो है कौन सा 8,848 इतना मीटर है, हाँ, तो कितना डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा समझो तुम ऊपर जाते जाते। तो इसीलिए बर्फ जमा रहता है हमारा हिमालय में, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 1 डिग्री 165 मीटर पे हमारा 1 डिग्री सेल्सियस कम होगा, ठीक है। इसको लेप्स रेट कहा जाता है, लेप्स रेट यानी कि चूक दर। और 1 किलोमीटर पे हमारा कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री घटता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। तो यहाँ लगभग 8 किलोमीटर कम है ना। 8 नहीं, 9 मान लो, 9, तो 9 गुने इसको कर दोगे तो कितना डिग्री, 9 छक 54, मतलब लगभग 54 और 9 पचे 45, है ना, 58 लगभग, है ना, 58 हाफ इतना डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। 58 डिग्री टेम्परेचर घटना समझ में आता है, माइनस में चला जाता है समझो, ठीक है। हाँ, अब देखो ये हम लोग का क्या है, ये एटमॉस्फेयर क्या करता है, तो यहाँ देखो यहाँ पे है हमारा इंसुलेशन लगा हुआ। इंसुलेशन मतलब छोटी तरंगे पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, ठीक है। और लंबी तरंगे जो आती है उसको क्या भेज दिया जाता है, कौन, हमारा ये जो ग्रीन हाउस गैस है वो। ग्रीन हाउस गैस किससे किससे मिल के बनता है, ये लेयर बनता है पृथ्वी के ऊपर, यही लेयर जो है जीवन संभव किया है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम लोग का धरती जो है वो तुरंत ठंडा हो जाएगा या गर्म हो जाएगा, दोनों में से एक चीज़। जैसे यहाँ पे हीट आता है ना, तो छोटी तरंगे आती है और ये फंस जाती है, ठीक है, और अंदर में ये रिफ्लेक्ट बैक करते रहता है जिससे पृथ्वी गर्म रहता है। लेकिन वही हम लोग का जो उच्च तरंगे हैं, अगर ये लेयर नहीं रहता तो हाई रेडिएशन अंदर आता जिससे पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाता, जो जीवन के लिए क्या है बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा और जीवन संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो लंबी और उच्च तरंग धैर्य, लंबी और उच्च तरंग धैर्य, हाँ, टेरेस्ट्रियल दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं रेडिएशन जो रहता है, रेडिएशन कहते हैं इसको, इसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग में ग्रीन हाउस गैसेस से पूछेगा, ग्रीन हाउस गैसेस किससे किससे मिल के बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, जलवाष्प है, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ओजोन है ना, NO2 ये नहीं रहता है ना, अच्छा ये नहीं रहता है, क्रॉस किया हुआ है ना, मतलब ये नहीं रहता है, याद रखना है। अब इसमें समताप मंडल के बारे में इसके बाद जानते हैं। इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो हमारे सूर्य की आने वाले परावैंगनिक किरणों को क्या करती है, रोकती है। हाँ, ग्रीन हाउस गैस में पूछेगा कि कौन कौन सी रहते हैं, है ना, ऑप्शन दे देगा तो याद रहना चाहिए, ठीक है। CO2, SO2 और ये O3, CH4 और जलवाष्प, हाँ, समताप मंडल। इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो हमारे सूर्य की परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है, ठीक है। इसका थिकनेस देखो, है ना, वो कितना था, मैक्सिमम 26 किलोमीटर था ना, एवरेज 13 किलोमीटर था, ठीक है। किधर गया, ये 12 से 13 किलोमीटर, ठीक है। और ये 13 से हमारा 50 के बीच में, हाँ, तो वही एवरेज मान लिया जाता है। तो ये समताप मंडल 50 किलोमीटर तक होता है। ओजोन परत का कितना है, कितना किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, तो 30 से 35 किलोमीटर के रेंज में। जैसे नीचे से मापा जाता है, यहाँ से 50 किलोमीटर है ना, 13 किलोमीटर हम लोग का ये हो गया क्षोभ मंडल, और इसके ऊपर जो बचा वो हमारा क्या है, समताप मंडल। तो समताप मंडल में भी, समताप मंडल में ओजोन लेयर कहाँ पे पाया जाता है, तो 30 किलोमीटर से 30
30 से 35 किलो। 30 के 35 के बीच में हमारा क्या मिलेगा? O3, है ना? हाँ, ओजोन लेयर। और ये क्या करता है? हमारे पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ठीक है। समताप मंडल में ऊपर जाने पर तापमान क्या होगा? इंक्रीज। देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था ना, बढ़, हाँ, ऐसे यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना? यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, यहाँ बढ़ता है लिखा हुआ है, लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। ठीक है। सी हम लोग एयरक्राफ्ट वाला जब पढ़े थे ना, तो उसमें ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर सबसे पहले क्या होगा? डिक्रीज होगा इसमें, और यहाँ कांस्टेंट रहता है। ठीक है। उसके बाद फिर से शायद डिक्रीज होगा, तो ऊपर जाने पर तापमान। इसी मंडल में विमान उड़ते हैं, याद रखना, है ना? ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर, है ना? और 14 सितंबर को क्या नाम मनाते हैं? हिंदी दिवस ना? ठीक है। दो चीज, तो 14 को 14 दिसंबर और सितंबर ही है, हाँ, सितंबर में। तो 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है। और ये सितंबर, 16 सितंबर को हम, हाँ, ये सबसे पहली बार कब मनाया गया था? 16 सितंबर 1987। हाँ, देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? तो याद रखना, हमारा ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन से रिलेटेड है ना? ये कहाँ पे हुआ था? कनाडा में हुआ था। और ये सीएफसी को सीएफसी को कम करने के लिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि हम लोग को पता चल गया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या हो रहा है? ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, जिसके कारण क्या हो सकता है? हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा धीरे धीरे, है ना? पराबैंगनी किरणें आएगा तो स्किन डिजीज होगा, फोड़ा फुंसी, बहुत सारा चीजें। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ओजोन लेयर की मोटाई को किस यूनिट में नापा जाता है? बार बार पूछा जाता है, डॉप्सन। ठीक है। मध्यमंडल, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कौन सी है? मध्यमंडल। ठंडी परत बोलते हैं ना, ठंडी परत है, बाहरी परत। ठीक है। मध्यमंडल में ही आकार उल्का पिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं, है ना? तो मध्यमंडल में ही हमारा क्या था? उल्का पिंड जल के, तो सबसे ठंडा होता है यहाँ पे टेम्परेचर। मध्यमंडल में ऊपर जाने पर तापमान घटता है। देखो, क्षोभ मंडल में क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यहाँ पे, हाँ, समताप मंडल में कांस्टेंट रहता है या तो इंक्रीज होता है। हाँ, कांस्टेंट या तो इंक्रीज, है ना? फिर यहाँ डिक्रीज होगा। ठीक है। हाँ, सबसे गर्म परत कौन होता है? हमारा तापमंडल। इसमें ऊपर जाने पर देखो, यहाँ डिक्रीज हुआ, यहाँ इंक्रीज हुआ, यहाँ डिक्रीज हुआ, फिर से इंक्रीज होगा। ठीक है। तो सबसे गर्म परत हमारा कौन? सबसे ठंडा परत होता है मध्यमंडल, सबसे गर्म परत होता है तापमंडल, है ना? तापमान बढ़ता ऊपर जाने पे, इसे आयन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है। रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है ना? परावर्तित यानी कि हम लोग का जो नीचे रेडियो वेव इसे भेजते हैं ना, यहाँ से थर्मोस्फेयर से रिटर्न बैक आ जाता है। ठीक है। कमार, देखो, कर्मन रेखा यह पृथ्वी के वायुमंडल को बाहरी अंतरिक्ष से अलग करती है ना? 100 किलोमीटर माना जाता है। 100 किलोमीटर कर्मन रेखा, यह मतलब रेखा है नहीं, इसको ऐसा माना गया है कि एक लाइन है जिसके ऊपर हमारा क्या होता है? स्पेस होता है, अंतरिक्ष होता है। आइसोथर्म मतलब समान तापमान वाली स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। ठीक है। थर्मोस्फीयर, तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं, मौर्य शासकों में से कौन पहला शासक था जिसे शिलालेख के माध्यम से धम्म के विचार और अभ्यास को संबंध में अपने विषय को संदेश देने की कोशिश की? तो वो तो मात्र एक अशोक ही थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को माना था, है ना? तो बौद्ध, क्योंकि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ये इन्होंने तो क्या अपनाया था? इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, जैन धर्म को अपनाया था। तो मौर्य शासक में पहले अशोक थे। जब भी धम्म की बात आए, है ना, धम्म मतलब अच्छे विचार, है ना? ये कब हुआ था इनका हृदय परिवर्तन? कलिंग युद्ध के बाद।
कलिंग युद्ध में बहुत सारे लोग, कलिंग युद्ध हाँ में बहुत सारे लोग मारे गए थे ना, उसके बाद इनका, मारे गए थे। हाँ तो इनके बाद इनका आत्मा जाग गया कि भाई मार पीट करने से कोई फायदा है नहीं, है ना, शांति की ओर लौटना होगा। ठीक है, तो इन्होंने पश्चाताप समझो वैसे करने के लिए, क्योंकि डर बन गया था ना, डर करके किसी के दिलों में राज नहीं कर सकते। अभी लोग अशोक चक्र देखते हो ना, अशोक चक्र याद करता है, वही अगर अगर ये धर्म को नहीं अपनाते तो लोग क्या इसको पूजते, वैसे मानते जैसा अभी मानते हैं? नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक। इन्होंने क्या, साम्राज्य का संस्थापक। इनके और दो नाम बताओ। और दो नाम है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त। हाँ कौटिल्य, ठीक है, और विष्णुगुप्त, विष्णु, ठीक है। ये धनानंद को हराए थे, ये नंद वंश है ना। और धनानंद किसके समकालीन थे? समकालीन, समकालीन किसके समकालीन थे? ये थे हमारे, बताओ याद है कि नहीं? सिकंदर, है ना, सिकंदर के समकालीन थे, है ना। महापद्मानंद, महापद्मानंद संस्थापक थे किसके? धनानंद के पिताजी नहीं थे, ये नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये इसके पिताजी नहीं कह सकते हैं क्योंकि कब हुआ था, इसमें और भी वंशज होगा ना, हम लोग केवल फर्स्ट जानते हैं, लास्ट जानते हैं। ठीक है, बृहदत्त क्या थे? पुष्यमित्र शुंग ने हराया था। ये बृहदत्त, बृहदरथ है ना, बृहदरथ, ये मौर्य वंश के लास्ट, हाँ अंतिम शासक। इनको पुष्यमित्र शुंग ने हराया था और शुंग डायनेस्टी की स्थापना किए थे, है ना। इसके पुत्र का नाम था अग्निमित्र, और इन्हीं के, हाँ इन्हीं के बेटे का एक रिलेटेड कहानी था मालविका अग्निमित्र, जो पुस्तक लिखे थे किसने? कालिदास जी ने। कालिदास। और ये पुष्यमित्र शुंग समकालीन थे पतंजलि, जिन्होंने पुस्तक लिखा है महाभाष्य। जैसे अभी जो पतंजलि योग विद्या वाला देखते हैं ना, पतंजलि रामदेव बाबा, है ना, इन्हीं के समय इन्होंने ही बुक लिखा था, जिनमें डिफरेंट पोस्चर दिया गया है, योगा का अलग अलग पोस्चर दिया गया है। ठीक है, अशोक राधा गुप्ता की मदद से गद्दी पर बैठे, है ना। कलिंग युद्ध हुआ राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, है ना। कलिंग युद्ध कब हुआ था? जब वो गद्दी पे बैठे थे उसके 8 वर्ष बाद, 261 बीसी में। वर्तमान में ये उड़ीसा में है। कलिंग, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है। और ये किस वंश के साथ लड़े थे? चेदी, चेदी, ये छेदी बोला जाता है। ठीक है, इसमें तो टोटल क्या है? 13 था ना, 14, 13वां नंबर में स्पेशल लिखा गया है किस चीज के बारे में? इडिक्टेड अशोका का कलिंग युद्ध के बारे में जिक्र है ना। तो 13वां अभिलेख जो है उसमें लिखा हुआ है क्या? विक्ट्री ओवर कलिंग, है ना, कलिंग के ऊपर विजय प्राप्त किए थे। और 7th नंबर में है टॉलरेंस और रिलीजियन एंड सेक्ट। और 5वां नंबर याद रखना, अपॉइंटमेंट धम्म महामात्रा, है ना। 5वां नंबर में जैसे क्या था कि जैसे तुम नियम बनाए, धर्म मानना है ना, तो लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज को देखने के लिए अपॉइंट किए थे धम्म महामात्रा, 5वां नंबर, है ना, याद रखना। और एनिमल, जानवरों का बलि का मना है ना, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सल्टर, बैन कर दिया गया था जानवरों को बलि को। ये पहला अभिलेख में था, पहला 5वां में धम्म महामात्रा का पॉइंट किए थे। और ये टोलरेट टुवर्ड्स ऑल रिलीजियन सेक्ट, है ना, सभी धर्मों को मानना है, ये है 7th में। और 13वां में कलिंग युद्ध। ठीक है, हाँ वेरी घोष से किस में कन्वर्ट हो गया था? धम्म घोष में। मतलब वेरी घोष का मतलब होता है मार कर जीतना, हाँ किसी को मार करके जीतना। और धम्म घोष का मतलब होता है हृदय से जीतना। धम्म महामात्रा कौन होते हैं? अधिकारी होते हैं, जो प्रजा धम्म का अनुसरण कर रही है या नहीं, है ना, इस चीज को देखने के लिए
कि प्रजा जो है धम्म का अनुसरण कर रही है कि नहीं कर रही है। नहीं। इसके पुत्र जो धम्म महामात्रा का वही काम था। ये कौन सा अभिलेख में है? 5वां अभिलेख में जिक्र है। ठीक है, धम्म महामात्रा का अपॉइंटमेंट 5वां। पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा, जिनको कहाँ भेजे थे? बुद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका। श्रीलंका। हाँ, पहले इसका नाम क्या था? सिलोन। ठीक है, श्रीलंका का। हाँ। अभिलेख सबसे पहले किसने पढ़ा था ये अभिलेख को? जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप। है ना, 1837। भाषा किस भाषा में लिखा गया था? प्राकृतिक, ग्रीक, प्राकृतिक और आर्थिक। अरबी, अरबी। है ना। अरबी। हाँ, और कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी और ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाक, है ना, अरमाइक होता है। तो ये रखना याद। प्राकृतिक, क्योंकि प्राकृत भाषा था, है ना। अभी जो हम लोग ये लैंग्वेज यूज करते हैं वो नहीं, प्राकृत, ग्रीक और अरबी 3 भाषाओं में, है ना, अभिलेख लिखा। अगला, पृथ्वी की सतह पर और उसके नीचे पानी के वितरण संचलन का अध्ययन है। साथ ही पानी की उपलब्धता और स्थिति पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव का भी अध्ययन है। तो क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोलॉजी, यानी कि जल विज्ञान। पानी के बारे में पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? जल विज्ञान ना, हाइड्रोलॉजी। पारिस्थितिकी जानते हो? इकोसिस्टम। जीवों के बीच हाँ हाँ, इकोसिस्टम में क्या होता है? जीवों के बीच में संबंध को विज्ञान, है ना, कि एक जीव कैसे दूसरे से रिलेटेड है ना। जैसे एनिमल प्लांट से रिलेटेड है ना, उसको कोई और खा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारा, जब वाटर में है तो अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर एक चीज कोई खत्म होता है तो दूसरे पे क्या हो जाएगा? दूसरे की संख्या ज्यादा हो जाएगी ना। नेचर में कैसा बना गया है? हर चीज बैलेंस में है, मतलब नेचर एक दूसरे का बैलेंस करता है। ठीक है। तो पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हैकल 1866। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? रामदेव मिश्रा। अरे ऐसा याद रखो ना कि रामदेव बाबा क्या करते हैं, ये नेचर के बारे में बताते हैं ना, नेचुरल चीज जो प्राकृतिक चीजें हैं, है ना। एलोवेरा ये सब का यूज कराते हैं तो क्या प्राकृतिक चीज है ना। बस यही रामदेव मिश्रा, रामदेव। तो ये पारिस्थितिकी यानी कि इको सिस्टम, है ना। एंथ्रोलॉजी क्या? एंथोलॉजी होता है फूलों और फलों का, फूल वाले पौधों का अध्ययन, फूल और फूल वाले पौधे। एंथोलॉजी फूल और फूल वाले पौधों का अध्ययन। किस वर्ष भारत के विभिन्न भागों में पहली बार जनगणना असमान रूप से आयोजित की गई थी? फिर से आ गया 1872 में ढाका में ना। हाँ, मियो ने किया था और इसकी हत्या शेर अफगान ने कर दी थी, है ना। जब ये कहाँ अंडमान निकोबार गया था ना, उस समय इसकी हत्या कर दी थी। किसने? शेर अफगान। हाँ, इसने मेयो को मोय मोय कर दिया। ठीक है। ये पहली बार हुआ था। और अगर कहेंगे पहला समान रूप से जनगणना जो हुआ था, मतलब जनगणना व्यवस्थित तरीके से, है ना, ये अव्यवस्थित तरीके से था। देखो, असमान रूप से हुआ था ना 1872। पहला समान रूप से रिपन के समय हुआ था। इन्होंने क्या लगाया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? तुमको कोई भी चीज छापना है ना, तो तब पहले जाके अंग्रेज से नोटिस लोगे कि देखिए हम मालिक जी, हम ये छापने वाले हैं, तो ऐसा कीजिए ना, हमको परमिशन दीजिए, है ना। तो बार बार तुमको कुछ भी स्वतंत्र, इसीलिए बोलता है ना प्रेस क्या होता है? स्वतंत्र होता है ना। हाँ, ये कोई भी चीज, तब ना लोगों को बात पता चलेगा किसी भी चीज का, नहीं तो ये तो बंदिश हो जाएगा, केवल जैसा जैसा कहेगा। तो ये प्रेस, इसको हटा दिया गया था 1878 में। लिटन द्वारा इसको लाया गया था, है ना। लिटन लाया था इसको, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जितना भी है प्रेस की स्वतंत्रता को हमें दबाना होगा, है ना।
इन्होंने हथियार एक्ट को भी क्या कर दिया, अगर तुमको हथियार भी रखना है तो तुमको बताना होगा, है ना, सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, इसको भी इन्होंने क्या कर दिया, रद्द कर दिया, नहीं जरूरी नहीं है। स्थानीय, हाँ, स्थानीय स्वशासन का जनक भी इनको कहा जाता है ना, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, स्थानीय स्वशासन का जनक। ठीक है, इसको किनको कहते हैं, रिपन को, रिपन। और हंटर, हाँ, हंटर शिक्षा आयोग, और पहला कारखाना अधिवेशन पेश किया था 1881 में। ठीक है, तो इनके समय बहुत अच्छे अच्छे काम हुए थे। तो यहाँ पे, अब यहाँ देखो, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, जो हम लोग मैथ यूज करते हैं, हमारे पूर्वज ऐसे यूज नहीं करते थे, है ना। तो वो बदमाश कौन सा था, मैकॉले, है ना, जिसने क्या लाया था, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, यानी कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन सिद्धांत। डाउनवर्ड मतलब तुम देश के बड़े लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, मतलब बड़े बड़े जो अमीर हैं उनको पढ़ा दो इंग्लिश, है ना, अपने आप नीचे वाले लोग उसी से देख करके प्रेरित हो जाएंगे और उसी से सीख जाएंगे, है ना। तो अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक सेल्फ, ऐसा इनका मानना था मैकॉले मिनट का, कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तक की एक सेल्फ भारत और अरब के संपूर्ण देशी साहित्य के बराबर है। ठीक है, इन्होंने क्या कि इससे जान लिया था, मैकॉले ने जान लिया था कि जो हम जिन पे राज कर रहे हैं ना, उन पे राज करना आसान नहीं है, इनके पहले इनका ज्ञान पे कब्जा करो, है ना। तुम पूरा यूरोप घूम जाओगे ना, और सब लाइब्रेरी घूमोगे, तो जितना पुस्तक तुम पढ़ोगे ना, एक अकेला तुम्हारा इंडिया, है ना, इंडिया जो है पूरे देश का साहित्य के बराबर है। इतना, मतलब सोचो, यहाँ का जो किताब है ना, बहुत ही इफिशियंट था। यही न कह रहा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की सेल्फ भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है। यूरोप की पुस्तक एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक सेल्फ भारत और देश बराबर थी। ओ, यहाँ पे उल्टा कह रहा है, लेकिन इसका उल्टा हो गया। ठीक है, इनके अनुसार कहना था कि यूरोप में, है ना, ये अपना बड़ाई कर रहे हैं, है ना, लेकिन ऐसा तो नहीं था। इंडिया का सबसे ज़्यादा अभी देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सबसे लोग देख के सीख रहे हैं। और ये बेवकूफ़ क्या कर रहा है कि यूरोप में एक पुस्तकालय अच्छा से देखोगे ना, यहाँ पे जितना किताब है ना, तुम्हारा पूरा भारत, यूरोप, जितना अरब है ना, इस सब के किताब के बराबर है। लेकिन तो ऐसा तो नहीं है, तो फिर यहाँ पे चोरी करके यहाँ से काहे ले गया है सब ना। ये है जनगणना, पहली बार मतलब अब करंट में हुआ था 2011 में, भारत की 15वीं, है ना, और स्वतंत्रता के बाद 7वीं, है ना, जनगणना। थीम क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कितने फेज में हुआ था, 2 फेज में। पहला में घरों की सूची को गिना गया, दूसरा में सेकेंड फेज में जनगणना हुआ था, है ना, जनसंख्या का पता लगाया गया। अगला है, हाँ, 1 अप्रैल 2010 शुरू हुआ था। ठीक है, अब तुमको पेश करना है 2011 में, तो पहले ना जनगणना करोगे। तो 1 अप्रैल 2010 को जनगणना हुआ। उस समय चुनाव आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली, है ना। ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, है ना, गृह मामले, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत हम लोग का क्या आता है, जनगणना आता है। भारतीय जनगणना के जनक किनको कहते हैं, हेनरी वॉल्टर। ठीक है, एक मिनट रुको। चलो, भारतीय जनगणना के जनक हेनरी वॉल्टर किस भारतीय शहर में पहली बार, ढाका में 1830 में, है ना। अच्छा, एक यहाँ पे भी हुआ था ना, मियों के समय में, है ना। ये पूरा नहीं हुआ था, किसी एक शहर का हुआ था, है ना। यहाँ पे हुआ था, लेकिन
पहली बार असमान रूप से जनगणना हुआ था 1872 में, मियो ने किया था। और व्यवस्थित समान रूप से कहाँ पे हुआ था? 1881 में किया था, रिपन ने किए थे। 1888। लेकिन पहली बार, है ना, भारत के किसी शहर में हुआ था, वो ढाका में हुआ था, है ना। ढाका भी पहले क्या था? इंडिया का हिस्सा था ना। असम, हाँ। बांग्लादेश, पाकिस्तान, कितना बड़ा भारत था सोचो। 3 हिस्सों में बांट के चले गए अंग्रेज बदमाश। ठीक है, तो 11 से आगे कल करेंगे। ठीक है। ठीक है। पीछे जो चीज़ सिखाएं उसको रिवीजन करो अच्छे से।